आप जब भी कोई वेबसाइट या ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं तो आपके सामने दो बड़े ऑप्शंस आते हैं, जिनमें एक तो ब्लॉगर है और दूसरा वर्डप्रेस। और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और भी तगड़ा कंपटीटर मौजूद है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसका नाम है wordpress.com। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार है और आप देख रहे हैं हमारे वर्डप्रेस के कोर्स का थर्ड लेक्चर। इस वीडियो में हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। इधर स्क्रीन पर आपको वर्डप्रेस के दो लोगो नजर आ रहे होंगे। दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता है, जबकि इन दोनों का जो बैकग्राउंड वो डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे ब्लू बैकग्राउंड के साथ हमें लोगो नजर आ रहा है ये वर्डप्रेस.com का है, और जो राइट साइड पे ग्रे बैकग्राउंड के साथ हमें नजर आ रहा है ये wordpress.org का है। नेक्स्ट हम इन दोनों में अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों की ओनरशिप, कि आखिर इन दोनों को कौन सी कंपनी ओन करती है। तो जो लेफ्ट साइड पे wordpress.com है, इसे एक कंपनी ओन करती है जिसका नेम है ऑटोमेटिक, और ये लॉन्च हुआ था नवंबर 21, 2005 में। दूसरी तरफ जो wordpress.org इसे चलाने वाला wordpress.com वालों का फाउंडेशन है, और इसे लॉन्च किया गया था 27 मई 2003 में। जबकि इन दोनों को बनाने वाला फाउंडर एक ही है, उसका नाम है मैट मोलेनवेज। इन दोनों के बीच कंपैरिजन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट देखें तो जो wordpress.com है ये हमें फ्री भी मिल जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। जबकि इसकी फंक्शनैलिटी को मजीद इंक्रीज करने के लिए आपको इसका प्रो प्लान बाय करना पड़ेगा, जो लगभग $45 पर ईयर से इसका जो सबसे लोवेस्ट प्लान है वो स्टार्ट होता है। और इसके अलावा भी आपको काफ़ी प्लान देखने को मिल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ wordpress.org आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है, सिर्फ आपको एक अदर होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें डोमेन नेम की, तो अगर आप wordpress.com का कोई भी ईयरली प्लान बाय करते हैं तो आपको 1 साल के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जबकि जो wordpress.org है इसमें आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, और तकरीबन हर होस्टिंग आपको फ्री प्लान प्रोवाइड कर देती है, और तकरीबन हर होस्टिंग के प्लान के साथ आपको एक फ्री डोमेन देखने को मिल जाती है। थर्ड नंबर पर है मोनेटाइजेशन ऑप्शन। जो wordpress.com है इसमें हमें अपने कंटेंट को मोनेटाइजेशन करने के लिए काफी लिमिटेशन देखने को मिलती हैं, लेकिन wordpress.org में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जिस तरह मर्जी किसी का भी ऐड लगा के अर्निंग कर सकते हैं, किसी का भी स्पॉन्सर लिंक लगा के, स्पॉन्सर पोस्ट वगैरह लगा के अर्निंग कर सकते हैं, जबकि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में थीम्स और प्लगइन्स का। जो wordpress.com है हमें इसमें कुछ प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स या थीम्स मिल जाती हैं, जिनको हम सिर्फ सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और wordpress.org में आपको एक कंप्लीट थीम स्टोर मिल जाता है, आप सिंपली उनमें से कोई भी चूज करके अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी wordpress.com की साइट पर कोई भी कस्टम थीम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपके प्लान पर डिपेंड करेगा आपने कौन सा प्लान बाय किया। आप जितना इनका अच्छा प्लान बाय करेंगे तो फिर आपको उसमें ये फिर भी लिमिटेशन के साथ ही ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। जबकि wordpress.org में भी आपको इस बात की मुकम्मल आज़ादी है, आप कहीं से भी थीम को डाउनलोड करें, परचेज करें या खुद क्रिएट करें अगर आपको कोड आता है, या किसी डेवलपर से आप अपनी मर्जी का थीम बनवा कर इस पर अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम wordpress.com में प्लगइन्स की बात करें तो वो भी आपको थोड़े से मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप कस्टम प्लगइन्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी आपके प्लान पर डिपेंड करेगा। और wordpress.org में आपको प्लगइन्स का भी एक स्टोर मिल जाता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि आप कोई भी कस्टम प्लगइन को आसानी से अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगर आप गूगल एनालिटिक्स, जो कि गूगल की तरफ से अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह को मैयर करने के लिए आता है। अगर आप ये वाला टूल यूज करना चाह रहे हैं तो wordpress.com में आपको ये ऑप्शन भी प्रो प्लान में ही देखने को मिलेगा। तो wordpress.com में ये ऑप्शन भी आपके प्लान पर डिपेंड करेगा। और wordpress.org में आप अपनी वेबसाइट पर आसानी के साथ गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैकअप एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको अपने प्लान्स के हिसाब से 3 to 200 GB तक स्टोरेज मिल जाता है। और wordpress.org में स्टोरेज आपकी होस्टिंग के प्लान पर डिपेंड करेगा। अगर आप wordpress.com पर ई कॉमर्स स्टोर ओपन करने का सोच रहे हैं तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इसका ई कॉमर्स का प्लान $59 पर मंथ में है। लेकिन wordpress.org पर आप वो कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करते हुए, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से आता है, आप बिल्कुल फ्री में अपना स्टोर बना सकते हैं।
तो इस कंपैरिजन से आपको समझ आ गई होगी कि हमने wordpress.org को क्यों यूज़ करना है। और इधर हम wordpress.org का मज़ीद कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक wordpress.org पर इंटरनेट की दुनिया में 455 मिलियन साइट्स रन हो रही हैं, जो कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम साइट का 30% से भी ज़्यादा बनता है। यह अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर बनता है। और wordpress.org को यूज़ करने वाले हर मंथ 70 मिलियन न्यू पोस्ट पब्लिश करते हैं और 77 मिलियन न्यू कमेंट्स। तो ये थी कुछ बातें जो इन दोनों के कंपैरिजन में wordpress.org को विनर बना देती हैं। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे wordpress.org और ब्लॉगर को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी की। ब्लॉगर एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल की कंपनी ऑन करती है और ये इस्तेमाल करने में काफ़ी इजी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। आप इधर ऑर्डर ऑफ पोस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप कस्टम पोस्ट की टाइप भी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इसे आप टेक्निकली ऑन नहीं करते। ये गूगल की होस्टिंग पर काम करता है और गूगल ही आपकी साइट का असल ऑनर रहता है। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस को ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी कि आप इसकी फंक्शनैलिटी को प्लगइन्स के जरिए भी इंक्रीज कर सकते हैं और आप इसमें कोड को ऐड कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये यूज करने में ब्लॉगर की निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसे चलाना आप कुछ दिनों में सीख सकते हैं। अगर हम बात करें प्लगइन्स की, ब्लॉगर में आपको ये विजेट्स के नाम से मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको 26 मिलेंगे। ये थर्ड पार्टी साइट्स पर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम तादाद में। और wordpress.org के प्लगइन स्टोर में आपको 55,000 फ्री प्लगइन्स मिल जाएंगे और ये थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस में भी आपको काफ़ी तादाद में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्पलेट्स की, आपको ब्लॉगर में सिर्फ 12 टेम्पलेट्स मिलती हैं, जिनकी कस्टमाइजेशन भी काफ़ी लिमिटेड है। जबकि अगर आपको CSS कोड आता है तो आप वो इसमें ऐड करके अपनी टेम्पलेट के स्टाइल्स को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी तरफ वर्डप्रेस में आपको 30,000 से भी ज़्यादा थीम्स मिल जाएंगे, उनमें ज़्यादातर फ्री हैं और कुछ पेड भी हैं। अगर इन दोनों की प्राइस या कॉस्ट की बात करें तो ब्लॉगर पर आप बिल्कुल फ्री में साइट बना सकते हैं, आपको कोई भी होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ आपको एक फ्री में डोमेन मिलेगी, लेकिन उसके एंड पे .blogspot.com आएगा। और गूगल आपको ब्लॉगर में कस्टम डोमेन ऐड करने की फैसिलिटी भी देता है, जो आपको $12 पर ईयर में पड़ेगी। और wordpress.org की प्राइसिंग की हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, हमें डोमेन और होस्टिंग ही परचेज करनी पड़ती है। अगर आप वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स को यूज करना चाह रहे हैं तो आपको उनकी भी कॉस्ट पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों में SEO के फीचर्स की बात करें तो ब्लॉगर की साइट पर आपको SEO के तमाम बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जबकि वर्डप्रेस में हमें SEO करने के लिए काफ़ी प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिसे हम एडवांस लेवल की SEO भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों के ब्लॉगिंग फीचर्स को कंपेयर करेंगे। ब्लॉगर आपको दूसरे फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगिंग के लिए फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देता है और आप अपने ब्लॉग को एडसेंस के साथ मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंटेंट को मैनेज और कस्टमाइज करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे, जबकि वर्डप्रेस आपको एडवांस लेवल के फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप इसमें प्लगइन्स के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। आप एक मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी थीम्स मिल जाएंगी जो खास तौर पर ब्लॉगिंग के लिए बनाई गई हैं। कंपैरिजन के एंड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आपको इन दोनों में कोई भी डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। ब्लॉगर में आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं और एक कम्युनिटी का फोरम मिल जाता है, जिधर आप कोई क्वेश्चन करें तो आपको दूसरे लोग आंसर करेंगे। लेकिन वर्डप्रेस में आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है और आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो ब्लॉग्स और वीडियोज़ की फॉर्म में अवेलेबल हैं। और ग्लोबली वर्डप्रेस के इवेंट्स भी रखे जाते हैं, जिसमें आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स के साथ भी मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे कंपैरिजन का एंड होता है। अब एंड पर हम बात कर लेते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप अपने नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप wordpress.com की तरफ जा सकते हैं। आप wordpress.com पर भी बहुत आसानी के साथ सिर्फ साइन अप करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, क्योंकि wordpress.com इनकी अपनी डेडिकेटेड होस्टिंग के साथ आता है। लेकिन wordpress.com के फीचर्स काफ़ी लिमिटेड रहने वाले हैं। और wordpress.org के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि ये क्यों wordpress.com से बेहतर है। अगर आप ब्लॉगर के डॉक्यूमेंटेशंस को डिटेल के साथ रीड करें
लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गूगल ने इसे बनाया ही सिर्फ स्टूडेंट्स और पब्लिशर्स के लिए जो इसे एज अ हॉबी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो गूगल चाहते नहीं है कि ब्लॉगर को प्रोफेशनली यूज़ किया जाए। ब्लॉगर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन सकती कभी भी। अगर आप गूगल की कोई भी पॉलिसी को वायलेट करेंगे तो वो आपके ब्लॉग को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आपकी सारी मेहनत सिर्फ एक गलती से ज़ाया हो जाएगी। लेकिन वर्डप्रेस पर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये था हमारा 3 पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन। अभी ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।